हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। डिटेल थ्योरी डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस वाली मेरी एक सीरीज चल रही है। जनरली मैं देखता हूँ बच्चों, जेई और नीट वाले जो बच्चे हैं उनको दिक्कत आती है रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए। तो मैंने क्या सोचा कि एक कॉम्बिनेशन की क्यों ना सीरीज बना दी जाए जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए। तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ जो नेटवर्क है हमारा, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस है हमारा, उसकी मेरी आज अगली वीडियो है और ये शायद अब लास्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि उसमें हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बस एक सेल बचा है और एक पावर बचा है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर विद क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एक कॉपी उठा लीजिए और पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके नोट्स। तो हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक पावर। अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली तो आप सारे ही कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, और आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है जी, चलिए। तो इलेक्ट्रिक पावर आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिक पावर कई बार हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? जब आप रेजिस्टेंस पढ़ते हैं उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस करना है आज। तो सिंपली अगर आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक पावर को देखें तो इसका मतलब ये हो गया जी, जैसे आपके पास कोई डिवाइस है, अप्लायंसेस हैं जैसे आपके घर में, जैसे मान लीजिए प्रेस है आपकी या फ्रिज है, जो भी चीज़ें हैं, आपको ये देखना है कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस रेट से आपकी कन्वर्ट हो रही है अदर फॉर्म में, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। उसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अगर किताबी भाषा में मैं बोलूँ तो किताबी भाषा में बोल देते हैं द रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, और वर्क कौन करेगा? वर्क इज डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आउट द सर्किट। एक पूरे सर्किट में, समझ रहे हैं, कोई एक सर्किट है उसमें जो ईएमएफ है आपका, कोई सेल है, वो ईएमएफ हमारा किस रेट से वर्क कर रहा है उस इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में मेंटेन करने के लिए, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सर्किट है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है किसी टाइम टी के लिए, तो आपको ये पता होगा, पोटेंशियल के फॉर्मूले से आपने पढ़ा है कि उस सर्किट में पोटेंशियल होता है V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो वर्क कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? वी क्यू। और आपको एक फॉर्मूला और पता है, आई इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो ये आ जाएगा आपका, किसी भी टाइम में जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा वी आई टी जूल। समझ में आया? कोई भी सर्किट है जो हमारा वर्क इक्वल टू वी आई टी है, वो हमारा किसी भी सर्किट में होगा। और इलेक्ट्रिक पावर का काम क्या है? हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, पहली पॉइंट आप ये ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपकी, वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा टू अदर फॉर्म। ठीक है जी, और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो W इक्वल टू वी आई टी है आपका, ये जो इक्वेशन है बच्चों, यहीं से आपका क्या निकलता है? एक निकलता है हीट प्रोड्यूस। समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। हीट हीट प्रोड्यूस, और कहाँ पर होती है वो हीट प्रोड्यूस, ये बात भी आप ध्यान रखें। तो हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, इसको दिया पहली बार जूल साहब ने, बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? जूल लॉ भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। और इस पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जेई में, तो आप खुद ही देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे। तो H इक्वल टू, वो हमारा फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा एप्लीकेबल होता है कहाँ पर? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये आपकी किसी भी फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी का इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल से हम कन्वर्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी में। समझ रहे हैं यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो सर आप ये कह रहे हैं हमसे कि जो हमारा वर्क डन है या जो एनर्जी है किसी भी हमारे इलेक्ट्रिक करंट का किसी टाइम टी में, वो है
VIT जूल। तो ये वाली जो एनर्जी है H इक्वल टू, इसमें डिफरेंस क्या है? तो बच्चों जो ये जूल लॉ है ये वैलिड होता है ओमिक कंडक्टर के लिए, या आप बोल सकते हैं ओमिक रजिस्टर के लिए, ठीक है। और ऊपर वाला यूनिवर्सल है, वो हर जगह वैलिड होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जो जूल लॉ है बच्चों, ये AC सर्किट में भी वैलिड है और ये हमारा कहाँ पर DC सर्किट में भी वैलिड है, ठीक है। तो इस पूरे जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं जूल लॉ। क्या बोलते हैं? जूल लॉ ऑफ हीटिंग कह देते हैं। क्लास 10th में आपने ये पढ़ा होगा और जनरली इसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस में ये है कहते हैं, तो ये AC पे भी एप्लीकेबल है, ये DC पे भी एप्लीकेबल है। बस कंडीशन ये है कि जो AC में करंट और वोल्टेज है उसको आप रिप्लेस कर देंगे उसके RMS वैल्यू से। क्लियर है यहाँ तक? पहली बात समझ गए। दूसरी समझ गए जूल लॉ ऑफ हीटिंग। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप जाएंगे तो आपको PYQ में जाइएगा तो आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं भी करवा दूंगा आपको, ठीक है, वो हम लास्ट में करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और देखिए, अगर आपका सर्किट बच्चों यहाँ पर प्योरली रेजिस्टिव हुआ तो जो एनर्जी होगी वो एक्सपेंडेड, जो एनर्जी एक्सपेंडेड है किससे? सोर्स से, वो पूरी पूरी हीट के फॉर्म में अपियर होती है। लेकिन अगर सर्किट रजिस्टर नहीं है उसमें, तो और कुछ भी है रजिस्टर के अलावा, तो एनर्जी इलेक्ट्रिकल से किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब बात करते हैं पावर की। तो जैसे आपने वर्क पढ़ा, तो वर्क जो है हमारा, वहाँ से हम पावर डिफाइन करेंगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब T से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमने इसमें जैसे ही वैल्यू रखी VIT और डिवाइड कर देंगे अपॉन T से T कट गया तो आंसर क्या निकल के आया? VI। क्लियर है यहाँ तक? एक बार आप अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तो यहाँ पर वैल्यू रख दें V की IR, तो हमें एक फॉर्मूला और मिलेगा I²R। अगर आप इसमें पोटेंशियल के टर्म में लगाएंगे तो आपको मिलेगा V²R। जनरली आपके क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर जो सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो सीरीज वाले जितने भी सर्किट में हैं वहाँ पर ये लगाएंगे हम, और ये हमारा पैरेलल सर्किट, जब दो तीन बल्बों को हम पैरेलल में जोड़ देंगे फिर हम ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है, या तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। और रेट ऑफ जो डूइंग वर्क है वो इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सर्किट में जो मेंटेन कर रहा है सोर्स, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं। अब जो पावर की यूनिट है, वैसे तो पावर की यूनिट आप देखेंगे वर्क की क्या हो जाएगी? वर्क की यूनिट हो जाएगी जूल, और नीचे है टाइम, टाइम की हो जाएगी सेकंड, तो जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं वॉट, ठीक है। तो पावर की जो SI यूनिट है उसको हम वॉट में पढ़ते हैं। इससे थोड़ा सा बिगर यूनिट आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि किलोवाट और मेगावाट। तो बच्चों जो किलोवाट है वो हो गया 10⁻³ वॉट, और मेगा जो हो जाएगा 10⁻6 वॉट, ठीक है। और कभी कभी हमारी जो कमर्शियल यूनिट है वो भी यूज की जाती हैं, 1 हॉर्स पावर, ठीक है। तो 746 वॉट होते हैं 1 हॉर्स पावर, ये कॉमर्शियल यूनिट है। ये सारी यूनिट हमारी पावर की है, ठीक है। अब जैसे ही आप ये सब कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों अगर आप सिंपल सी भाषा में समझाएंगे तो जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है कोई भी सोर्स ऑफ EMF जो लगा है आपका, आपने कोई सेल लगा रखा है, या जो EMF का सोर्स है वो कुछ एनर्जी सप्लाई करेगा। किस लिए करेगा? जो करंट है वो सर्किट में मेंटेन करने के लिए किसी टाइम में, तो उसमें जो भी एनर्जी लगेगी। अब देखो करंट किसी सर्किट में बह रही है तो उसको कोई ना कोई तो ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, या कोई एक आदमी है, या कोई एक ऐसी कंडीशन है जो उसको उसमें फॉलो करवा रहा है, ठीक है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कोई तो स्ट्रिक्टली बता रहा है ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए। वैसे करंट जब कोई सर्किट में फॉलो होगी या उसको फॉलो करेगी, उसको करेगा कोई सोर्स ऑफ EMF, ठीक है। और सोर्स ऑफ EMF जब उसको करने में जितना भी वर्क डन करेगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का कभी भी आपसे आएगा तो आप क्या यूज कर सकते हैं बच्चों?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इक्वल टू पावर इंटू टाइम। यहाँ से अगर इंटू कर ले तो वर्क आपका ये बन जाएगा, और यहीं आप आगे देखें तो VIT, और आगे देखें तो I²RT। कहने का मतलब है अगर पावर के फॉर्मूले में अगर आप टाइम का इंटू कर दें तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाएगी। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है आपकी जूल। क्लियर ना? ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा जी, तो कॉमर्शियल यूनिट भी होगी। जैसे हमने पावर की कॉमर्शियल यूनिट पढ़ी 746 वाट, वैसे ही कुछ कॉमर्शियल यूनिट आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी होनी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है बच्चों, उसको बोलते हैं 1 किलो वाट पर आवर। ठीक है, 1 किलो वाट आर पर नहीं, 1 किलो वाट आर। ठीक है, या आप कह सकते हैं इसी को हम बोलते हैं बोल्ड ऑफ ट्रेड, BOT यूनिट। ठीक है, तो 1 किलो वाट आर में अगर आप सॉल्व करेंगे तो जनरली इसको अगर ब्रेक करें तो 1 किलो वाट इंटू 1 आर, और 1 किलो वाट में होते हैं 1000 वाट, इंटू आर को आप अगर सॉल्व करेंगे तो 3600 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो छोटे मोटे एग्जाम में तो यही पूछ लिया जाता है कि 1 किलो वाट पर आवर में कितने जूल होंगे। तो जो आपके इलेक्ट्रिक मीटर हैं घरों में, आपने देखा होगा आपके घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगाए जाते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, और किलो वाट आवर में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अनदर कॉमन यूनिट अगर आप इसके देखेंगे वाट आवर होता है। ठीक है, तो 1 वाट आर अगर आप देखेंगे तो उसमें से किलो की 10 की पावर 3 हटा दीजिए तो आ जाएगा 3.6 10 की पावर 3 जूल। तो पावर समझ गए आप। पावर होता है, फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, किस रेट से कोई हमारा अप्लायंसेस कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये इसका फॉर्मूला, ये सब इसके फॉर्मूले हो गए। डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं? अगर आप बल्बों को सीरीज में जोड़ेंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है, अगर पैरेलल में करेंगे तो ये करना होता है। इसका रीज़न ये है, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। ठीक, आगे देखें, फिर हमने पढ़ा हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट जो प्रोड्यूस करता है वो जूल, साहब ने कहा I²RT। इसी को हमने ओमिक कंडक्टर के लिए देखा, तो इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो कि AC में और DC में वैलिड रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने छोटी मोटी यूनिट पढ़ी। अब हम देखते हैं पावर रेटिंग। ठीक है, आगे इसमें आप देखोगे पावर रेटिंग। ठीक है, अब सिस्टम से हम कर रहे हैं तो सारी चीज़ें एक साथ करते हैं। तो पावर रेटिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की अगर आप देखेंगे तो वो क्या दिखाती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड बाय दैट अप्लायंसेस, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है P इक्वल टू V इंटू आई। पर सेकेंड हमारी ये निकलती है, समझ रहे हैं? पर सेकेंड कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं कुछ चीज़ों का। तो कॉम्बिनेशंस, या आप कह सकते हैं पावर कंजम्पशंस इन कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। सपोज आपके पास एक बल्ब ये लगा हुआ है, और एक मैं दो ही ले रहा हूँ, एक बल्ब ये लगा है और ये दोनों सीरीज में दिख रहे होंगे आपको। क्लियर है? और वैसे ही कुछ बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे। इसका जो पावर है वो आपकी P1 है, इसकी P2 है। और वहीं वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा, आप इसको दोगे तो इसका भी V हो गया, इसका भी V हो गया। ठीक है, आगे देखें, इसी में अगर आप सेम दो बल्बों को पैरेलल में ऐड करते हैं तो पैरेलल में कैसे हो जाएगा, बल्ब 1 बल्ब 2। इसको जब आप ऐड करेंगे, जैसे कि आपने ये ऐड कर दिया है और ये एक बैटरी लगा दी। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी अगेन पावर इसका 1 है, इसका 2 है। तो अगर आप देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालें तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अभी भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इक्वल टू V² बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें आपका जो
रेजिस्टेंस होगा एक बल्ब का, अगर इसका R1 है, इसका R2 है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आप इनकी इंडिविजुअल पावर रख के आप इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। मान लीजिए ये V इक्विवेलेंट है, तो ये तो V रहेगा, दोनों में ये V है अगर हमारा, ठीक है, तो V P इक्विवेलेंट इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P1 प्लस वी स्क्वायर बाई P2। इसको सॉल्व करिए तो सीरीज में हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है, 1 के फॉर्म में। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। और वहीं अगर पैरेलल की बात करो तो पैरेलल में अगर हमारा P1 P2 P3 हमने ऐड करे हैं और इसमें कुछ एक वोल्टेज लगा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आप अगर R1 R2 की वैल्यू रखो यहाँ भी सेम, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर पी इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 ओवर वी स्क्वायर P2 ओवर वी स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2। तो ये हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज और पैरेलल में। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये आपका सीरीज है और ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों कि मान लीजिए आपके पास 2-3 बल्ब लगे हुए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो बताओ कौन सा बल्ब की पावर कम होगी, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो आर यहाँ पर कैसे डिपेंड कर रहा है, आर डिपेंड कर रहा है 1 पावर। तो अगर कोई भी बल्ब सीरीज में लगे होंगे तो आप क्या कहोगे कि सर अगर बल्ब सीरीज में लगे हैं तो हम ये देखेंगे जिस जो भी बल्ब है जिस उसकी लो पावर होगी तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, ठीक है, मतलब ये ग्लो हमारा मैक्सिमम ब्राइटनेस से करेगा। समझें, आर जिसका मिनिमम होगा उसका पावर मैक्स होगा और पावर जिसका मैक्स होगा वो ग्लो बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है, मैक्सिमम ग्लो करेगा। वहीं अगर कोई बल्ब पैरेलल में लगे हैं तो आप कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस है या जो हाईएस्ट बल्ब है उसका जो हमारी पावर अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम ब्राइटनेस से क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं एफिशिएंसी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफिशिएंसी बताओ। तो नॉर्मली एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि कितना आउटपुट निकला और कितना इनपुट आपने दिया, ठीक है। अब पावर का निकालना है तो आपको निकालना है कि अगर कोई ईएमएफ या कोई सोर्स लगा है तो हम अगर आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर कर दें तो इससे हम क्या निकाल दें, एफिशिएंसी निकाल देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर कोई भी सर्किट के लिए आपको निकालना पड़ेगा तो आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसी में एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम को हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है, मैक्सिमम पावर थ्योरम ये कहती है बच्चों कि जैसे कोई ये हमारा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, डेरिवेशन में यहाँ नहीं करा रहा, और ये हमारा एक सेल लगा हुआ है और ये आर हमारा इसका रेजिस्टेंस है। तो मैक्सिमम पावर ये कहती है कि जो आउटपुट पावर है किसी भी सोर्स ईएमएफ का वो मैक्सिमम होगी। जब पावर मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर हो जानी चाहिए तो आपका पावर मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू होगी वो होगी P इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4R, ई स्क्वायर ओवर 4R। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यही हमारी मैक्सिमम पावर थ्योरम है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब हम करते हैं, ये तो हमारी थ्योरी थी, ठीक है। अब लोग कहते हैं बताइए इसके एप्लीकेशन क्या है पावर पढ़ने के। बच्चों एप्लीकेशन क्या है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसका आप फ्यूज के लिए कर सकते हैं, कैसे फ्यूज बनता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक आर्क बनाने में कैसे यूज करता है। तो आप
आपके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आप फ्यूज को एक बार अच्छे से पढ़ लें। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी इस चैप्टर में या इस टॉपिक में। चलिए कुछ पीवाईक्यू करते हैं बढ़िया से, फिर आप अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन, आप यकीन नहीं मानेंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मेरा ये जेई 2023 का है। आप खुद ही देख लीजिए, मैं आपको शिफ्ट बता देता हूँ, 31 जैन शिफ्ट 2, ठीक है, और जेई 2023 का है। अब देखिए ना कितना इजी क्वेश्चन आता है अगर आपको कंसेप्ट आता है। तो कह रहे हैं कि एच अगर अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है, एच कोई अमाउंट है, डेवलप बाय योर रजिस्टर इन 10 सेकेंड व्हेन ऑफ 4A current which pass through it, if current increase to 16A then thermal energy develop in 10 सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि 10 सेकेंड में आपकी अगर 4 करंट बह रही है तो इतना होगा, तो अगले 10 सेकेंड में या 10 सेकेंड में अगर करंट 16 एम्पियर होगी तो कितना होगा। तो भैया जूल लॉ है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो दो केस के लिए लगा लीजिए, दो केस के लिए ना। अब बचपन में हम ऐसे क्वेश्चन करते थे, तो पहले केस के लिए मैं 1 1 कर लेता हूँ। अब देखो रजिस्टर तो सेम है ना, रजिस्टर की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है और टाइम भी सेम है इवन दोनों केस में। तो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ करंट चेंज हो रही है। तो अगर मैं इन दोनों का डिवाइड कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो H1/S2 आपका क्या आ जाएगा, I1 स्क्वायर/I2 स्क्वायर। तो भैया पहले केस में हमें दिया है H1 की वैल्यू H, दूसरे केस में हमें पता नहीं है S2, और पहले केस में करंट है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और दूसरे केस में, या आप एक काम करो इसको ऐसे कर लो, 4/16 का होल स्क्वायर। इससे ना थोड़ा सॉल्व अच्छे से हो जाएगा। तो 1/4 ये हो जाएगा H/H2 इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए तो H2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 टाइम H। अब बताइए कितना सरल क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। मान लीजिए बच्चों आपको ऐसे कोई एक सर्किट दे दिया जाए, यहाँ पर सर्किट भी दिया जा सकता है तो आपको डरना नहीं है, और इसमें ना बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा दिए जाए। जैसे मान लीजिए पहला ये है R, दूसरा ये है R, तीसरा फिर लगा दिया मैंने R, और यहाँ पर एक एमीमीटर लगा दिया, ठीक है, और फिर मैंने 1 2 3 4, और इस सब की वैल्यू R है, और R की वैल्यू जो है आपकी वो है 20 ओम। तो क्वेश्चन आपका ये है कि 7 रजिस्टर ऐसे लगे हुए हैं, तो एमीमीटर की रीडिंग बताओ, ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है पावर बताओ। तो एमीमीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे, ये खैर पावर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। इसमें एमीमीटर की रीडिंग बतानी है कि कितनी करंट इसमें बहेगी। चलिए ये आपके लिए है, ये पावर का क्वेश्चन है नहीं। अगला जो बल्ब है वो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, मैं बार बार आपको नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक बल्ब आपका ये रहा और एक बल्ब आपका ये रहा, और दोनों कनेक्ट हैं सीरीज में, समझ रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कॉम्बिनेशन का वोल्टेज इतना है तो 100 वाट की पावर कितनी होगी, सिर्फ 100 वाट की पूछिए। अब सिंपल सी बात है, दोनों बल्ब दिए हैं तो दोनों का अपना अपना रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए पहला बल्ब है 1 कर देते हैं और ये वाला दूसरा है, तो पहले बल्ब के करस्पॉन्डिंग जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, ये लगाओगे आप, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, V²/P आ जाएगा। और वैसे ही दूसरे बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा, V²/P, और ये P2 ये P1 लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो आप क्या देखेंगे, सॉल्व कर दीजिए। कॉम्बिनेशन जो ये V है ये कॉम्बिनेशन का हमारा वोल्टेज है, 220 का स्क्वायर ओवर पावर पहले की दी है 100 वाट तो 100 लिख लिया, और दूसरे की भी 220 का स्क्वायर और पावर जो है वो है 60, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 100 वाट है उसका आपको क्या बताना है, पावर। और मैंने आपसे ये भी एक स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि पावर के होते हैं बहुत सारे फॉर्मूले, P=VI होता है, P=I²R होता है, P=V²R होता है। तो अगर इंडिविजुअल बल्ब की पूछी है जो सीरीज में है तो आप क्या करेंगे,
सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल में ये लगाएंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस निकालने में तो ये लगा ही सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमें 100 वॉट की पावर निकालनी है तो P1, ठीक है। ये ना आप सोचेंगे 100 और ये है, ये कॉम्बिनेशन में उसकी रेटिंग दी है, ठीक है। पावर कुछ वो कंज्यूम कर रहा होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा कितनी करंट उसमें है, ठीक है। तो आई स्क्वायर, आई सेम रहता है, इंटू R1 करना पड़ेगा। तो R1 तो आप यहाँ से निकाल लोगे, लेकिन आई कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर आई तो हम ऐसे निकाल देंगे, टोटल कितना हमारा वोल्टेज है ओवर टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज में R1 प्लस R2 करना पड़ेगा, बस सॉल्व कर दीजिए। 220 अपॉन में R1 है ना, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 484, 100 से 100 कट गया। इसका भी करेंगे तो 484, लेकिन यहाँ 6 है तो इंटू 10/6 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, लगभग बहुत कम आएगा, ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 17 के आसपास आ रहा है। इसको यहाँ पे रख दो, तो 0.17 का स्क्वायर इंटू R1 फिर यही रखो 484। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 14.06 वॉट। तो ऐसे करते हैं जो हमारे सीरीज वाले क्वेश्चन। एक पैरेलल वाला भी देखते हैं फिर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये पैरेलल का हो गया थोड़ा सा, ठीक है, और मैंने थोड़ा बदल भी दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हीटर की कॉइल थी। सिंपल सी बात है, कोई कॉइल है तो उसमें रेटिंग दी रहेगी, कॉइल भी तो रजिस्टर ही है ना। तो ये बन गया 200 वोल्ट। इसको काट दिया आपने दो आइडेंटिकल पार्ट में। अब आप देखो, जब इसको काटोगे ना आइडेंटिकल पार्ट में, तो आप रेजिस्टेंस निकालो पहले। तो रेजिस्टेंस निकालने के तो एक ही चीज़ है, चाहे पैरेलल हो सीरीज हो, आपको ये करना ही पड़ेगा। और ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर, और पावर हो जाएगी नीचे 100, ये कट के ये निकल के आएगा 400। अब जब इसको आप दो हिस्से में काट दोगे, इसका कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, मान लो R जो हमने निकाल दिया, तो इसको काटोगे कितना आ जाएगा R/2, मतलब 400 का आधा 200, 200। आगे क्या करें, बोथ पार्ट कनेक्टेड एज पैरेलल। अब यहाँ पर कंडीशन बदल जाती है, जैसे अभी आपने वहाँ निकाला करंट निकाली, तो अगर इसमें तो एनर्जी पूछी, अगर यहाँ पर पावर पूछी जाती या करंट पूछा जाता फिर वैसी कंडीशन दी रहती। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड कह रहा है, तो मतलब V²/R। कोई भी मान लो, ये R1 तो एक ही जैसे है ना दोनों, R डैश, तो R डैश कर लो। तो R डैश अब क्या होगा, आपसे कहा है कैलकुलेट एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इन न्यू कॉम्बिनेशन। तो जैसे ही आप इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट होगा, ये R इक्विवेलेंट, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1/R2 ठीक है। इसको R2 कर लो, इसको R1 कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर, ठीक है, ये 200 है, हाँ 200 का स्क्वायर ओवर 100। तो सॉल्व करेंगे तो 400 जूल आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, कई बार इसमें मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये आपको करने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक सर्किट दिया है, आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि जो रेट ऑफ हीट लिबरेटेड है किसमें, 4 ओम, इस 4 ओम में जो हीट निकल रही है वो आपका 100 जूल पर सेकेंड है, ठीक है। 4 ओम में इतनी निकल रही है। तो पूछा गया है कि 3 ओम में कितनी हीट निकलेगी पर सेकेंड पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर सीरीज भी है और पैरेलल भी है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप सिंपल से बताइए, ये वाला जो सर्किट है बच्चों, जो 3 ओम वाला है ये वाला पार्ट, ये इसके क्या है पैरेलल में है। तो अगर मैं इसको ए बी कर लूँ, इसको बी सी कर सी डी कर लूँ, तो आप ये देखिए कि जो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो सी डी के अक्रॉस होगा। तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान के चल रहा हूँ कि इधर जो करंट बह रही है वो I1 बह रही है, यहाँ I2 बह रही है। तो इधर जो वी ए बी है वो आपका वी सी डी के बराबर है, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4+2 क्योंकि सीरीज में है, इंटू I1 इक्वल टू नीचे हो जाएगा 3 इंटू I2। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगी I2 की 6, तो 2 टाइम I1। तो
तो आपने करंट का रिलेशन तो निकाल दिया। अब आपसे पूछा क्या है कि कितनी हीट निकलेगी। देखो 4 ओम में जो हीट निकलेगी 4 ओम में वो आपको दी है 100 जूल पर सेकेंड। और हीट निकलने का जो फॉर्मूला है पर सेकेंड, हीट का फॉर्मूला है I²R। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा I²R पर सेकेंड मतलब T1 इतना हो जाएगा। अब आप देखिए जो 4 ओम है उसमें करंट बह रही है I1 और R की वैल्यू है 4, तो आप इसमें रखिए I1² इंटू 4 इक्वल टू ये, इससे कट गया 25, तो I1 आ जाएगा 5 एम्पियर। जैसे ही I1 आएगा तो I2 निकल के आ जाएगा 10 एम्पियर। अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ पर इसमें 1 सेकेंड में कितनी हीट निकलेगी, तो आप कहोगे सर हीट इन 3 ओम इक्वल टू I² मतलब I2² इंटू R इंटू T, तो फिर 1 सेकेंड ही है। I2 की वैल्यू होगी 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3, आपका क्या निकल के आ गया 300। समझ रहे, तो 300 जूल आपकी हीट निकलेगी। आप देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे आपके पास ये सर्किट है, सर्किट से रिलेटेड भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सर्किट अगर किसी का वीक है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट करके, और उसको आप देखिए। ये है मान लो, और सारे रेजिस्टेंस ये आर हैं, और यहाँ पर एक ईएमएफ है आपका ई, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ये कनेक्ट किया है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो हमारा पावर कंज्यूम है पूरे नेटवर्क से कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, पावर कंज्यूम बाय नेटवर्क, तो ये नेटवर्क से कितना पावर निकलेगी ये आपको करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, पावर कंज्यूम निकालना है और आपका फॉर्मूला I²R इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ करंट आई जाएगी, यहाँ से आई निकलेगी। तो पहले R इक्विवेलेंट तो निकालो, इसको आप एक सिंपल से सर्किट में तो लेके आओ। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करेंगे तो R इक्विवेलेंट मैंने कई बार बताया है, इस सर्किट का हमने कई बार किया भी है। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना निकल के आता है, इसका R इक्विवेलेंट निकल के आता है 4R/3, ये दो पैरेलल में, ये दो पैरेलल में, फिर सीरीज में, फिर 3 पैरेलल में, तो ये निकल के आएगा, तो 4R/3 निकल के आता है। तो करंट कितनी निकल के आएगी, करंट हो जाएगी E ओवर, टोटल लेना पड़ेगा, तो 4R/3। ठीक है, 4R अच्छा टोटल नहीं, ये हमारा R/3 आता है ना, R/3 आएगा, R/3 प्लस R हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा इसको सॉल्व करके आएगा वो आ जाएगा 3R प्लस 3R। ठीक है जी, कोई दिक्कत, हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया आगे, तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा 3R प्लस R, और ये आई की वैल्यू है और ये R इक्विवेलेंट है, रख के निकल जाएगा। ये R इक्विवेलेंट इतने का है, फिर इसके साथ प्लस R भी करना पड़ेगा क्योंकि ये सीरीज में है। तो बस अब I की वैल्यू रख दो, I की वैल्यू हो गया R/3, ये हमारी R इक्विवेलेंट हो गया, और I की वैल्यू ये हो गया, तो 3R प्लस 3R इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वाला R भी इसके बराबर हो जाता तो फिर रिजल्ट कुछ और होता। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन मिलता है फिर एक और डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, एन इलेक्ट्रिक पावर लाइन हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस 2 डिलीवर्ड 1 किलोवाट एट 220, फाइंड एफिशिएंसी। ये जेई का क्वेश्चन है बच्चों। तो जेई का इतना लेवल गिर गया है इन दिनों, लेकिन यही है बेसिक, अगर जिसका अच्छा नहीं है वो कहाँ कर पाएगा इसको ना। तो सिंपल सी बात है, आपको पावर दी है यहाँ पर 1 किलोवाट और 10 की पावर 3 वाट, ऐसा ही मिलाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस दिया है आपको 2 ओम। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। वोल्टेज आपको दिया है 220 वाट, इतनी डेटा तो आपको दिया था। अब आपसे कहा है एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, तो भैया एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है, आउटपुट पावर
ओवर इनपुट पावर। ठीक है, तो आउटपुट पावर अगर आप देखें यहाँ पे 1 किलो दिया है, 1 किलोवाट मतलब 10⁻³ ये तो फिक्स है। इनपुट पावर कितनी है? ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, पहले करंट निकालनी पड़ेगी, पावर ओवर ये। तो अगर आप फिर इसके बाद हमें पावर निकालनी पड़ेगी कि कितना लॉस हुआ, कितनी इनपुट पावर हमारी जनरेट हुई। तो पहले आप आई निकालें तो ये आ जाएगा 10⁻³ ओवर 220। सॉल्व कर ऐसे ही रहने दो इसको, चलो 1 2 3 ओवर 220 और यहाँ पर इसको रखें तो 10/220 आई का स्क्वायर इंटू आर हो गया 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा और अगर आप जनरेट करो, ठीक है, तो ये पावर आउटपुट है। अब देखो ट्रांसमिशन लाइन है, उसका रेजिस्टेंस है, तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही। तो जितना भी आउटपुट है प्लस उसमें हमारा कितना लॉस हो रहा है वो निकाल लेंगे आप, इंटू 100 कर लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो ये मेरा लॉस ही है रेजिस्टेंस की वजह से। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो लगभग लगभग ये आएगा आपका 2 से 2 41 के आसपास आएगा लगभग लगभग। ठीक है, तो इसको आप यहाँ रखिए तो 10⁻³ ओवर 10⁻³ प्लस 41 ही कर लीजिए इंटू 100। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग 96 के आसपास आएगा। समझ रहे? तो ये ट्रांसमिशन लाइन का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको अगर आपको आउटपुट इनपुट दिया है तब तो नो डाउट, लेकिन अगर आपको नहीं दिया है तो फिर आपको वहाँ पे लॉसेस देखने पड़ेंगे कि कितने लॉस वहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब इतने ही क्वेश्चन करते हैं आज। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मेन बात है कंसेप्ट का। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस खुद से करिए और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यही टाइप था आज मेरा पावर का। बस अब इसमें मेरा ज़्यादा नहीं बचा बच्चों, कॉम्बिनेशन में मैं आपको एक कराऊंगा सेल, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेल के बाद एक मैं कराऊंगा आपको नोडल, नोड से कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं फटाफट। और एक में कुछ एक और बनेगा मेरा, 3 बनेंगे अभी और वीडियो। उसके बाद एक मिक्स क्वेश्चन की मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा ताकि आपके सारी चीज़ें रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बीच बीच में थ्योरी वाली वीडियो आते रहेंगी। कई बार ऐसा होता है बच्चे कहते हैं सर दिक्कत हो रही है ये वो, तो वो दिक्कत उनको नहीं होगी। और फर्स्ट दिन मेरे जेई के लिए हैं, तो जेई वाले बच्चों से कहना चाहूँगा कि टाइप हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, तो उसके बाद फिर वो फटाफट हमारे डिस्कशन चलेगा जो भी आपके जेई के 2023 के और शिफ्ट के क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय।